Hello and a very good morning to all the students. I am Shahina Parveen Pathan, Assistant Professor in Economics from Government Girls College, Jammu, Jaipur. Students, today I will explain you about balance of payments. In the last video, we have discussed about balance of trade. Now, we will look into the extensive form of balance of trade, which is your balance of payments. आज हम भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ेंगे या जिसे हम भुगतान शेष भी कहते हैं. What does it mean? We can say a balance of payment account is a systematic record of all economic transactions between residents of a country and the rest of the world carried out in a specific period of time. भुगतान शेष किसी देश के निवासियों के विदेशों के साथ आर्थिक लेन देन का विशद लेखा जोखा है. यह लेखा जोखा इस प्रकार तैयार किया जाता है जिससे कि देश के विदेशों से आर्थिक लेन देन के विभिन्न तत्वों का पूरा परिचय प्राप्त हो सके. इससे क्या समझे हम ये समझे कि ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, प्रॉपरली बनाया गया रिकॉर्ड है जिसमें एक देश का विदेशों से जो भी आर्थिक संबंध स्थापित हो रहे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है. एक वर्ष के लिए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम लिया जाता है और ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम प्रत्येक वर्ष के रूप में हम कैलकुलेट करते हैं. फिर हम देखें व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. इस अकाउंट की या इस लेखा जोखा की या लेखे जोखे की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं. नंबर 1 विशेषता क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखा जाता है एक वर्ष के लिए. इट इंक्लूड्स ऑल ट्रांजैक्शंस विजिबल एज वेल एज इनविजिबल. जैसा मैंने पहले बताया ये वृहत रूप है व्यापार संतुलन का, इसलिए इसमें गुड्स को भी शामिल किया जाता है और सेवाओं को भी. मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, वस्तुएं और सेवाएं दोनों, विजिबल आइटम्स को भी और इनविजिबल आइटम्स को भी. इट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम. जनरली इट इज़ एनुअल स्टेटमेंट. यह एक समय के पूरे टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है और मोस्टली या जनरली हम क्या लेते हैं इसमें, एक वर्ष, पूरा कंप्लीट वर्ष. It adopts a double entry bookkeeping system. It has two sides, credit side and debit side. Receipts are recorded on the credit side and payments on the debit side. इसको हम कहते हैं दोहरी बुक कीपिंग गणना या सिस्टम के तौर पे इसको रखा जाता है. क्रेडिट एक साइड में किए जाते हैं जो प्राप्तियां हैं और डेबिट एक साइड में रखे जाते हैं जो कि हम भुगतान कर रहे हैं. फिर हम देखेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स. ब्रॉडली देयर आर 2 important components and categories of balance of payment account, and these are current account balance and your capital account balance. हम देखेंगे कि करंट अकाउंट बैलेंस में हम क्या क्या शामिल करते हैं, या हम कहेंगे कि करंट अकाउंट किन किन चीज़ों को सम्मिलित करता है. करंट अकाउंट में हम अगर देखें तो व्हाट वी सी इज़, इसमें हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स या हम कह सकते हैं विजिबल आइटम्स को शामिल किया गया. फिर हम देखेंगे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जिसे हम कहेंगे इनविजिबल आइटम्स. मतलब वस्तुओं का निर्यात एवं आयात, सेवाओं का निर्यात एवं आयात, और फिर कैटेगरी आती है इसमें यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर. यूनिलेटरल ट्रांसफर से हम क्या समझते हैं? ये हम कह सकते हैं कि एक तरफा हस्तांतरण, मतलब जिसके बदले में कोई भुगतान नहीं किया जाता. इसमें एग्जाम्पल्स आपके आते हैं गिफ्ट्स, ग्रांट्स या एड. किसी देश ने हमारी आर्थिक सहायता की हो या गिफ्ट उपहार दिया हो, वो सारी चीज़ें यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में इंक्लूड किए जाते हैं. तो योर करंट अकाउंट कंप्राइजेज ऑफ ब्रॉडली 3 थिंग्स:
that is export and import of goods, export and import of services, and unilateral transfers from one country to the other. अब हम देखेंगे कि इसमें भी जो सारे एक्सपोर्ट्स हैं, ऑल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव आइटम्स, ऑल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड एज नेगेटिव आइटम्स, या और इसी को हम कहेंगे बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, जब इन दोनों में बैलेंस होता है. कैसे? बैलेंस ऑकरिंग ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिगार्डेड एज बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड. फिर बैलेंस ऑकरिंग ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज रिकॉर्डेड एज बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड. ठीक है. फिर देखेंगे रिसीट्स ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव आइटम्स. मतलब जब एक तरफा हस्तांतरण की प्राप्तियां होती हैं तो हम उनको पॉजिटिव आइटम्स में इंक्लूड करते हैं, और जब पेमेंट्स ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स की जाती हैं तो उनको हम नेगेटिव आइटम्स के रूप में इंक्लूड करते हैं. तो ये हो गया आपका करंट अकाउंट, जिसमें अगर हम इसको पूरा बैलेंस रूप में देखें तो व्हाट इज़ नोन एज द करंट अकाउंट बैलेंस, वी कैन से बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. फिर आता है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में हम क्या शामिल करते हैं? अंडर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल इनफ्लोज कैन बी क्लासिफाइड बाय इंस्ट्रूमेंट एंड मैच्योरिटी. अब हम देखेंगे कि कैसे कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत खाता हमारा तैयार होता है. पूंजीगत खाते में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश. नंबर 1 पूंजीगत खाते में हम विदेशी निवेश को लेते हैं. इसमें 2 तरह के निवेश शामिल होते हैं आपके, जिसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है. फिर आता है आपका लोन्स. लोन्स में हम शामिल करेंगे कमर्शियल बोरोविंग्स, या फिर हम कहें कमर्शियल बोरोविंग्स के अलावा बोरोविंग्स एज एक्सटर्नल असिस्टेंस. मतलब कि जो हमने व्यापारिक लोन लिए हैं किसी देश ने, और दूसरा जो बाहरी असिस्टेंस के रूप में या सहायता के रूप में लोन दिए गए हैं किसी देश को विदेशी संस्थानों द्वारा या विदेशों द्वारा. फिर हम इसमें शामिल करते हैं कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल ट्रांजैक्शंस, जो हमारे बैंकों के पास जमाए हैं. किनकी? NRIs की, नॉन रेजिडेंट इंडियंस की जो जमाए हैं वो हम लेंगे बैंकिंग कैपिटल में. तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या शामिल हुआ? विदेशों से प्राप्त निवेश, विदेशों से प्राप्त ऋण, और विदेशी नागरिकों द्वारा या फिर हमारे जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके द्वारा हमारे देश के बैंकों में जो भी पूंजी जमा के रूप में जमा है. तो ये सब मिलके हमारा कैपिटल अकाउंट बनता है. कैपिटल अकाउंट मोस्टली जो होता है वो इन्हीं वित्तीय चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है. फिर अब देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में या बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में डिसइक्विलिब्रियम या असंतुलन की अवस्था कैसे उत्पन्न होती है, या असंतुलन क्या होता है. हम कहेंगे when debit exceeds credit or credit exceeds debit, it causes an imbalance in the balance of payment account. जब भी आपके क्रेडिट ज़्यादा होंगे डेबिट से तब भी डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न होगा, और जब जब डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट से तब भी डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न होगा. अब देखते हैं इसमें 2 तरह के डिसइक्विलिब्रियम है, एक बार डेफिसिट और एक बार सरप्लस. डेफिसिट कब होता है? Our receipts from foreigners fall below our payment to foreigners. तो हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अवस्था उत्पन्न हुई है? डेफिसिट की या घाटे की. कब? जब हमारे प्राप्तियां कम होती हैं हमारे भुगतान से. सरप्लस की अवस्था कब होती है? When the receipts exceeds its payments. जब हमारे आधिक्य कब होता है भुगतान शेष में? आधिक्य तब होता है जब हमारी विदेशी प्राप्तियां किसी भी रूप में, चाहे वो करंट अकाउंट के रूप में हो चाहे कैपिटल अकाउंट के रूप में हो, वो अधिक होती हैं हमारे भुगतान से. तो ये हो गया डिसइक्विलिब्रियम के बारे में कि इसमें असंतुलन असंतुलन होता क्या है. फिर हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज़. व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. हम देखें इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ में बहुत सारे कारण हैं जो कि उत्पन्न करते हैं डिसइक्विलिब्रियम को. अगर देखा जाए तो देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स. नंबर 1 फैक्टर इज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स.
आर्थिक कारण बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन की अवस्था को उत्पन्न करने में। हम अगर इनमें नंबर 1 फैक्टर जो हमने लिया है इकोनॉमिक फैक्टर, उसमें देखें तो क्या आता है सबसे पहले, इम्बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जब हमारे निर्यातों और आयातों में संतुलन नहीं होता, हमारे निर्यात कम पड़ जाते हैं हमारे आयातों की तुलना में, तब भी ये सिचुएशन उत्पन्न होती है। या हम कहें जब ह्यूज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, अत्यधिक विकास व्यय किया जा रहा है सरकार द्वारा, जिससे अधिक मात्रा में इंपोर्ट्स किए जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, बीओपी में डेफिसिट की सिचुएशन को उत्पन्न कर देता है। फिर हम देखें न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड न्यू सब्सटीट्यूट्स। जब हम नए नए फैक्टर्स को देखते हैं, इसके क्या नाम बताएं हम, वी विल फाइंड अ न्यू सीरीज ऑफ सब्सटीट्यूट्स, तो उससे हमारे बीओपी में आधिक्य वाला असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ये हम कहें बिजनेस साइकिल्स, जब व्यापार चक्र चलते हैं, तो बिजनेस साइकिल्स इन टर्म्स ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम, ये सारे प्रकार के बिजनेस साइकिल्स होते हैं। तो जब आपका फेज आता है कौन सा, बूम वाला, अ पीरियड ऑफ बूम मे विटनेस लार्ज स्केल एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, अकॉर्डिंगली अ सरप्लस बीओपी डेफिसिट या बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में ऑकर। तो हम इसमें दोनों तरह को देखेंगे, तरह के असंतुलन को देखेंगे, आधिक्य बीओपी वाला भी और घाटे वाला भुगतान शेष भी। फिर हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स, जब इनस्टेबिलिटी या डिस्टर्बेंस होता है हमारे कैपिटल इन आउटफ्लोज में, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जब एक देश की आर्थिक सिचुएशन या पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, राजनीतिक सिचुएशन में स्थायित्व नहीं है, तो देशों में विदेशों से जो कैपिटल का इनफ्लो है वो कम हो जाता है और कैपिटल का आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है। सोशल फैक्टर्स भी हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ है, आपका चेंज इन फैशन है। मान लीजिए आपके जो ये टेस्ट और प्रेफरेंसेस किसी कमोडिटी के लिए डेवलप हो गया है, तो चाहे वो कमोडिटी के प्राइसेस आपको ज़्यादा देने पड़े, आप फिर भी उस कमोडिटी को इंपोर्ट करेंगे। सो हम इसमें कहेंगे कि when there is change in taste and preferences across different parts of the country or world, owing to which pattern of demand may change. A favorable change might generate a surplus, while an unfavorable change would generate a deficit. तो अगर हमारे पक्ष में परिवर्तन हो रहे हैं तो हमारी निर्यात वृद्धि होगी, तो वो आधिक्य देगा भुगतान शेष में, और अगर वस्तु और सेवाओं के प्रति जो हमारे प्रेफरेंसेस है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो हमारे आयात बढ़ेंगे, जिससे हमारा भुगतान शेष कैसा होगा, घाटे का होगा। So these are all the factors which are causing disequilibrium in your balance of payment account. Now we will look into some of the remedies to correct the BOP deficit. So जब बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान शेष में घाटे की अवस्था होती है, तो उस अवस्था को कैसे हम दूर कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे मेजर्स हैं, जिसे हम कहेंगे कि भुगतान शेष में असंतुलन दूर किया जा सकता है। तो ब्रॉडली अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं, तो हम कहेंगे 4 मेजर्स हैं, जिनको हमने सब पार्ट्स में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मेजर्स के रूप में भी विभाजित किया है। सबसे पहला क्या होगा, विदेशी व्यापार की नीति में क्या करना चाहिए, निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी करना। तो हमें हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेशी व्यापार की नीति में ध्यान देना होगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे वर्क करना होगा। और कैसे करना होगा, हमें निर्यात को प्रोत्साहित करना तथा आयात को रोकना होगा, या उसके सब्स्टिट्यूट्स या जिसको हम कहते हैं आयात के प्रतिस्थापन को ढूंढना होगा, और निर्यात संवर्धन की नीतियों पर जोर देना होगा। तो यही होगा प्रमोटिंग मोर एक्सपोर्ट्स एंड चेकिंग ऑन योर इंपोर्ट्स। फिर दूसरी हम बात कहें व्यय में कमी करने की नीतियां, हम क्या कहेंगे इसको, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज। ये आपका मॉनेटरी मेजर्स में शामिल होगा, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 जो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है मॉनेटरी मेजर, उसमें हम देखेंगे एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने वाली कौन सी पॉलिसीज़ हैं, या जिसको हम सरल रूप में कहें व्यय में कमी करने वाली नीतियाँ। इसमें आपको मॉनेटरी और फिस्कल दोनों मेजर्स हम ले सकते हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, कठोर मौद्रिक नीति, या हम जिसको कहते थे डियर मनी पॉलिसी। हमें हमारे CRR कैश रिजर्व रेशियो को और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन दोनों को बढ़ा देना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनी का
आप प्रचलन अर्थव्यवस्था में ना करें, जिससे व्यय में कमी आएगी। ठीक है, फिर हम इसको अगर देखें कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जो हम कह रहे हैं, व्हाट इज़ इट, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जो होती है, इसे हम हिंदी में कहेंगे संकुचनवादी राजकोषीय नीति। इसके तहत क्या किया जाता है, व्यय में कमी करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जाती है, ताकि लोगों के पास परचेसिंग पावर या क्रय शक्ति कम हो, जिससे व्यय में कमी आए। फिर हम देखेंगे जब व्यय में कमी आएगी तो इससे भुगतान शेष का घाटा दूर हो सकता है। जैसे हम कहेंगे आयात को घटाने का भुगतान शेष में घाटा दूर हो सके का महत्वपूर्ण उपाय मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियां अपनाना है, जिससे अर्थव्यवस्था में समस्त व्यय को कम किया जा सके। समस्त व्यय अर्थात समस्त मांग को घटाने से आयात कम होंगे, जिससे भुगतान शेष में असंतुलन की समस्या का समाधान करने में सहायता मिलेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि क्यों व्यय में कमी की जाए, ताकि हमारे आयात कम हो। फिर नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं समस्त व्यय में बदलाव की नीति। कम करना ही एक सोल्यूशन नहीं है, आपको एक्सपेंडिचर को स्विच करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, करेंसी का अवमूल्यन। अब देखिए कैसे डीवैल्यूएशन कैसे आपको हेल्प करेगा। अब भुगतान शेष में असंतुलन को दूर करने का एक और तरीका अवमूल्यन का है, जो प्रायः कभी कभी अपनाया जाता है। अवमूल्यन का अर्थ है देश की करेंसी के मूल्य को विदेशों की करेंसियों की अपेक्षा कम कर देना। When a nation reduces the value of its currency with respect to the foreign currency intentionally, जब हम जानबूझकर कोई देश अपने देश की मुद्रा की वैल्यू को या मूल्य को विदेशों के रूप में कम कर देता है, तो उसे हम कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन, या इंग्लिश में कहेंगे डीवैल्यूएशन ऑफ योर करेंसी। इससे क्या होता है, इससे निर्यात बढ़ते हैं और आयात में कमी होती है। कैसे, हम देखेंगे कि जब सरकार को अपनी करेंसी का अवमूल्यन करना होता है, तो उसे अपनी करेंसी का मूल्य सोने के रूप में अथवा डॉलर के रूप में घटा देने की घोषणा करनी होती है। इससे देश को करेंसी का विदेशी मूल्य अर्थात विदेशों की करेंसियों के साथ विनिमय दर कम हो जाता है। अवमूल्यन का परिणाम यह होता है कि देश की करेंसी के विदेशी मूल्य के कम हो जाने से देश की निर्यात होने वाली वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं और आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और आयात में कमी होती है। जब एक्सपोर्टेड कमोडिटीज़ की प्राइसेस गिर जाएंगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेंगे। तो यही इसमें है। तो अवमूल्यन के फलस्वरूप विदेशी लोग अपनी मुद्रा द्वारा हमारे देश से पहले से अपेक्षाकृत अधिक वस्तुएं खरीद सकते हैं, इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीत जब देश के लोग विदेशी वस्तुओं या वस्तुओं के आयात करना चाहते हैं, तो अवमूल्यन के कारण देश की मुद्रा के सस्ते हो जाने से उन्हें पहले से अधिक भुगतान करना पड़ता है, अर्थात पहले से अपेक्षाकृत अधिक कीमतें देनी होती हैं। इससे आयात क्या होते हैं, निरुत्साहित होते हैं। सीधा सा फंडा है, जब प्राइसेस हमारे करेंसी की कम हो जाएंगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ हमारे देश से खरीदेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और हमारे इंपोर्ट्स कम होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा मूल्य देना पड़ेगा हमारे इंपोर्ट्स की भुगतान करने के लिए। फिर है नॉन मॉनेटरी मेजर्स। इसमें सीधा सा है आपको एक्सपोर्ट इसमें अब जो अभी मैंने बताया था फॉरेन ट्रेड वाले जो मेजर्स हैं वो शामिल करने होंगे। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना पड़ेगा और इम्पोर्ट को प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपका भुगतान शेष है। इसके नोट्स PDF के फॉर्म में मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाऊँगी, और अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें एक्सप्लेन करूँगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सेंस में क्या होता है और ऑपरेशनल सेंस में कैसे होता है। I hope you guys have understood. So please make proper notes of all these things and start learning all the concepts. Pay attention to all the videos and start preparing your notes in your fair notebooks. Thank you so much.